20 जुलाई साल 1969 को जब अपोलो 11 मिशन ने चांद पर पहली बार कदम रखे थे, तो इस मून लैंडिंग की वीडियो को पूरी दुनिया भर के लोग अपनी टीवी पर लाइव देख रहे थे। लेकिन इसके कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोगों ने मून लैंडिंग की इस वीडियो और इमेजेस को लेकर नासा पर कई तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि चांद की ये इमेजेस फेक हैं और मून लैंडिंग की इस वीडियो को हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया गया था, क्योंकि रात के समय इस वीडियो में स्टार्स नजर नहीं आ रहे थे और चांद पर तो हवा है ही नहीं, तो फिर अमेरिका का ये झंडा मूवमेंट क्यों करता है। और इस घटना के बाद ही पूरी दुनिया के लोग दो ग्रुप्स में बट जाते हैं और आज भी बहुत सारे लोग नासा की इस मून लैंडिंग को फेक मानते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप सिस्टम पहले से काफी बेहतर है, तो फिर भी नासा आज की स्पेस की फोटोज को CGI का यूज करके और एडिट करके हमारे सामने पेश क्यों करता है। यहाँ तक कि जब वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला स्पेसक्राफ्ट है, वो भी हमारे सोलर सिस्टम से अभी तक सिर्फ बाहर ही जा पाया है, तो फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हम खुद रहते हैं, इसकी इतनी बड़ी और डिटेल इमेजेस कैसे कैप्चर की जाती है। और ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े सुपर क्लस्टर्स की इमेजेस नासा कंप्यूटर से जनरेट क्यों करवाता है। और जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर तक नहीं जा सकता है, तो फिर हम इतने बड़े सुपर क्लस्टर्स और ब्लैक होल्स को पता कैसे कर पाते हैं। क्या नासा हमें सच में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? आज की इस वीडियो में नासा की हम पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। दोस्तों, जब हम अपनी रात के आसमान में आंख उठाकर देखते हैं, तो हम अपनी नंगी आंखों से बहुत सारे स्टार्स और सबसे ब्यूटीफुल अपने चांद को देख पाते हैं और हम इन इमेजेस को कैप्चर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और क्लियर देखना चाहते हैं, तो फिर हम हाई क्वालिटीज टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और अभी 3 जून 2024 को कई सारे लोगों ने अपनी टेलीस्कोप की हेल्प से प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स को भी देखा था, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट्स एक ही रेखा में नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सारी इमेजेस इतनी क्लियर नहीं होती हैं, बल्कि ये काफी ब्लर होती हैं। तो फिर नासा हमें इतने सारे सुपर क्लस्टर्स, गैलेक्सीज और नेबुला की फोटोज को इतनी डिटेल्स में इमेजेस क्यों दिखाता है और इतनी बड़ी इमेजेस को कैप्चर कैसे किया जाता है। ये बात है साल 1977 की, जब नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए और उनकी फोटोज को कैप्चर करने के लिए वॉयजर 1 को लॉन्च किया था। यहाँ तक कि वॉयजर 1 ने अपने मिशन के दौरान काफी इमेजेस को कैप्चर करने की कोशिश की। और देखो, ये जो इमेजेस हैं, ये सब वॉयजर 1 के द्वारा कैप्चर की गई थी। और जब वॉयजर 1 हमारे सोलर सिस्टम को पार कर गया, तो हमारी पृथ्वी से 6 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी से हमारी अर्थ की इमेज को भी कैप्चर किया। लेकिन ये जो इसमें छोटा सा डॉट है, ये है हमारी पृथ्वी, जिसे वॉयजर 1 ने कैप्चर किया था। लेकिन नासा के इतने बड़े मिशन के बाद भी इतने खराब इमेजेस को कैप्चर कर पाया था, जिसमें हमारी अर्थ तो नजर ही नहीं आती है और इसकी सारी फोटोज अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो फिर ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट से, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय कर चुका है, मिल्की वे गैलेक्सी की हाई क्वालिटी की इमेज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और नासा के पास स्पेस की हाई क्वालिटी की इमेजेस कहां से आई? क्या आपको नहीं लगता कि ये कंप्यूटर से जनरेट की गई हैं? अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी हैं, जो वॉयजर 1 से काफी ज्यादा एडवांस हैं। और इन्हीं टेलीस्कोप के द्वारा नासा के पास हाई क्वालिटीज में इतनी सारी इमेजेस मौजूद हैं। लेकिन अभी जो हम आगे देखने वाले हैं, उसे देखने के बाद शायद आपका दिमाग भी हिल जाए। अब देखो, हबल टेलीस्कोप ने जितनी भी इमेजेस को कैप्चर किया था, ये सभी इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, जिसमें शायद आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन नासा इन्हीं इमेजेस को यूज करके इसमें कंप्यूटर की हेल्प से कलर करके उन्हें रंगीन बनाती है और कुछ 3D एनिमेशन के साथ हमारे सामने पेश करती है। जबकि हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इमेजेस को कैसे कैप्चर कर पाते हैं। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप भी पृथ्वी से 547 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वॉयजर 1 हद से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है ये इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर की गई थी, जबकि इन इमेजेस को जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया था। ये एक नेबुला की इमेज है, जिसे हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था, जबकि इसी इमेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ ऐसे कैप्चर करता है, जिसकी इमेज काफी डिटेल होती है। अब ये इमेज है पिलर ऑफ क्रिएशन की, जिसे हबल टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे कैप्चर किया था, जो काफी ब्लर्ड और लो पिक्सल इमेज है। जबकि इसी इमेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ इस प्रकार कैप्चर करता है, जो पहले से काफी कलरफुल और डिटेल इमेज होती है। लेकिन अभी भी ये सारी इमेजेस कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, जिसके बारे में नासा खुद कहता है कि इन इमेजेस को नासा ने कंप्यूटर की हेल्प से डिजाइन किया है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप करते क्या है? आखिर इन्हें इमेज कैप्चर करने के नाम पर क्यों लॉन्च किया गया था? अब देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों टेलीस्कोप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जबकि ये कुछ हद तक ब्रह्मांड की कुछ इमेजेस को कैप्चर करते हैं।
लेकिन ये सब कर कैसे पाते हैं, इसे आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, जबकि एक्सरे मशीन का यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि आखिर वो हड्डी का कौन सा पार्ट टूटा हुआ है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसे एक्सरे मशीन इजीली डिटेक्ट कर पाता है क्योंकि वो एक अलग वेवलेंथ पर काम करता है, जबकि हमारी आंखें केवल विजिबल रेंज को ही देख पाती हैं। जैसे रात के समय बिल्ली और कई सारे जानवर इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा साफ साफ देख पाते हैं, ठीक वैसे ही ये दोनों टेलीस्कोप स्पेस में काम करते हैं क्योंकि ये 2.5 मीटर वाइड वेवलेंथ को भी कैप्चर कर पाते हैं। ये स्पेस से आने वाली हर प्रकार की वेव को कैप्चर करते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज और इंफ्रारेड जैसी वेवलेंथ को कैप्चर कर पाते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं। दरअसल इन बड़े स्पेस टेलीस्कोप के अंदर छोटे टेलीस्कोप की तरह लेंस यूज नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर कई बड़े मिरर सेंसर्स लगे होते हैं और इन मिरर्स का साइज 2.4 मीटर चौड़ा होता है, जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर करता है। इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कैमरे होते हैं और साथ ही स्पेक्ट्रोग्राफ्स होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ पर काम करते हैं। जैसे किसी स्टार या नेबुला की ओर से अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स भी आ रही होती हैं, जिनकी हेल्प से ये सारे डेटा को कलेक्ट करता है, जिसके बाद हमें कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस नजर आती हैं। बाद में इन इमेजेस को प्रोसेस किया जाता है और इसमें कंप्यूटर की हेल्प से कलर भर दिए जाते हैं। अब दरअसल इसमें कलर्स भरने के लिए भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये इमेज किस प्रकार की गैस, एलिमेंट या फिर धूल के बादलों से आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें कलर्स फिल किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का रंग लाल होता है, जबकि ऑक्सीजन को नीले कलर्स में फिल किया जाता है और इन्हीं कलर कोड की हेल्प से एक डेटा को तैयार किया जाता है। जैसे कि पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के अंदर AI की हेल्प से उसमें कलर फिल कर दिए जाते हैं, तो वो मूवी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर वैज्ञानिक इसमें 3D एनिमेशन का यूज क्यों करते हैं। अब देखो, ब्रह्मांड को और गहराई से और आसानी से समझने के लिए इसमें 3D सिमुलेशन और CGI का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सही से समझाने के लिए 3D एनिमेशन का यूज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर हम ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्टार UV स्कूटी को, उसकी साइज को और हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, इसका सही अंदाजा हमने कैसे लगाया, जबकि ब्रह्मांड में इतनी गहराई में अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। जाहिर सी बात है कि हम किसी स्टार को नापने नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पृथ्वी पर बैठे बैठे सूरज और चांद की दूरी का अंदाजा लगा लिया था, ठीक वैसे ही हम एंगुलर डायमीटर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से हम किसी भी तारे की डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के पास आता है तो उसका साइज भी बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता है उसका साइज हमें छोटा नजर आता है। ठीक वैसे ही स्पेस में मौजूद किसी दूर के ऑब्जेक्ट को उसके एंगल को कैलकुलेट करने के लिए इंटरफेरोमीटर्स का यूज करते हैं और लाइट या फिर ब्राइटनेस की हेल्प से, साथ ही साथ रेड शिफ्ट का यूज करके ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी बॉडी की दूरी को पता कर पाते हैं। और जब हम एंगुलर डायमीटर और उसके बीच की डिस्टेंस को पता कर पाते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डायमीटर को भी कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सुपर क्लस्टर, किसी भी स्टार या फिर किसी भी प्लेनेट की खोज कर पाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी और इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद भी हम मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट से हमें दूर जाना होता है, क्योंकि हम खुद मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद हैं और हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर नहीं गया है, क्योंकि इसे पार करने में भी लाखों सालों का समय लग जाएगा। तो फिर नासा के पास मिल्की वे गैलेक्सी की इमेजेस कहां से आई, वो भी इतनी ज्यादा डिटेल इमेजेस, जिसमें सबसे बड़ा सैजिटेरियस ब्लैक होल और अर्थ की पोजीशन को भी मैप कर पाते हैं। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे हम किसी इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपनी खुद की बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि सामने किसी और की बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद खुद की बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक वैसे ही हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज को तैयार करने के लिए बाहर की किसी दूसरी गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहले साल 1616 में गैलीलियो गैलीली ने यह आइडिया दिया था कि हमारा सौर मंडल किसी बड़े स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और इसके बाद गैलेक्सी नाम का शब्द बहुत पॉपुलर हो गया था। लेकिन 1785 में मानव इतिहास में पहली बार सर विलियम हशन ने मिल्की वे गैलेक्सी का स्ट्रक्चर दिया था, जो कि हमारा मिल्की वे कुछ इस तरह से दिखता था। उन्होंने अपनी लाइफ में पृथ्वी की 600 अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग स्टार्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें डॉट डॉट करके लोकेट किया। ये सारे डॉट्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स हैं और ये बड़ा सा डार्क स्पॉट
ये है हमारा सन। लेकिन ये उस समय सिर्फ एक प्रेडिक्शन था। लेकिन अब हमारे मॉडर्न टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप मिल्की वे गैलेक्सी की अलग अलग इमेजेस को कैप्चर करता है। अपने सोलर सिस्टम के अंदर बैठे बैठे ही उसने चारों दिशाओं से मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर कर लिया। लेकिन ये इमेज इनकम्प्लीट थी, जो कि अलग अलग वेवलेंथ की हेल्प से कैप्चर की गई थी। अब यहाँ पर वैज्ञानिक ओपन क्लस्टर्स और ग्लोबुलर क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी हेल्प से गैलेक्सी की एक्चुअल शेप का पता कर पाते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर्स का यूज वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर कैलकुलेट करने में किया और ओपन क्लस्टर्स का इस्तेमाल मिल्की वे गैलेक्सी की थिकनेस को कैलकुलेट करने में किया। और इसके बाद सारा डिजाइन तैयार किया जाता है आर्टिस्ट के द्वारा। धरती पर बैठे बैठे ही वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की हेल्प से एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसी कई सारी गैलेक्सीज को स्टडी किया गया। गैलेक्सीज के बीच में होने वाली हलचल, उनके अंदर होने वाली हलचल और स्टार्स की लोकेशन को यूज करके मिल्की वे गैलेक्सी में होने वाली हलचल के साथ कंपेयर किया। नेबुलास का रेड शिफ्ट कैलकुलेट किया गया और उनकी डिस्टेंस को भी कैलकुलेट किया गया। और फिर उसके आउटलुक को डिजाइन करने के बाद सबसे लास्ट में उसमें कलर फिल करने के बाद मिल्की वे गैलेक्सी की फाइनल इमेज निकलकर सामने आती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है। और उसके बाद हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा की प्रेडिक्टेड इमेज तैयार हो पाती है, क्योंकि अभी भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट इमेज नहीं है। लेकिन ये पहले से काफी ज्यादा एक्यूरेट है और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम है। लेकिन नासा के द्वारा स्पेस की सारे इमेजेस को लेकर क्या ये सभी चीजें पूरी तरह से सही हो सकती हैं? आपका अभी भी क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और स्पेस के अटपटे सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।